अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में। अच्छा, क्या हेडिंग दिया था हमने आपको? महात्मा गांधी एक नारीवादी के रूप में। अच्छा, तो क्या लगता है कि महात्मा गांधी एक नारीवादी थे? हैं? क्यों भी? चलो कोई बात नहीं, बातों को समझ लेते हैं, इसलिए आप क्लास में आए हो। देखिए, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेमिनिज्म। और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? नारीवाद। ठीक है, बनाते रहिए ड्राफ्टिंग। हो सकता है कि इस विचारधारा के अकॉर्डिंग जो व्यवहार है वो किसी व्यक्ति का आए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस विचारधारा के अकॉर्डिंग जो व्यवहार है वो किसी संस्था का है। तो अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति इस विचारधारा के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। फेमिनिस्ट, यानी कि क्या कहेंगे हिंदी में? नारीवादी कहेंगे। नारीवादी। अब देखो, ये जो आपकी विचारधारा है, ये जो आपकी विचारधारा है, ये विचारधारा क्या है? महिला महिला अधिकारों महिला अधिकारों का समर्थन करती है। महिला अधिकारों का समर्थन करती है। महिला अधिकारों का समर्थन करती है। लेकिन पुरुष वर्ग लेकिन पुरुष वर्ग के अधिकारों की खास बात है इसमें, लेकिन पुरुष वर्ग के अधिकारों की विरोधी नहीं। लेकिन पुरुष वर्ग के अधिकारों की विरोधी नहीं। फिर क्या है? फिर यह है कि अधिकारों के धरातल पर, अधिकारों के ग्राउंड्स पर, या अधिकारों के धरातल पर महिला तथा पुरुष महिला तथा पुरुष महिला तथा पुरुष दोनों को समान बनाने पर चर्चा करती है। पर चर्चा करती है। पर चर्चा करती है। तो नारीवाद के अकॉर्डिंग व्यवहार किसी व्यक्ति का भी आ सकता है साथियों, किसी संस्था संगठन के भी आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, संस्था संगठन है, अगर वो नारीवाद के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे? नारीवादी कहेंगे। ये विचारधारा बिल्कुल पाक साफ है, यानी कि किसी को कुछ देने की बात करती है, किसी से कुछ छीनने की बात नहीं करती है। जैसे मैंने लिख के आपको बताया कि महिला अधिकारों का समर्थन करेगी, लेकिन पुरुष वर्ग के अधिकारों की विरोधी नहीं है। बल्कि मामला क्या रहता है कि अधिकारों के धरातल पर महिला तथा पुरुष दोनों को समान बनाने पर क्या है? चर्चा करती है कि भैया जो अधिकार पुरुषों के पास हैं वही अधिकार किसके पास होने चाहिए? महिला वर्ग के पास भी होने चाहिए। डन। लिखाएं कुछ? लिखेगा फिर। और राजनीति विज्ञान के गलियारों में राजनीति विज्ञान के गलियारों में
राजनीति विज्ञान के गलियारों में नारीवाद जैसी विचारधारा एक सम्मानित स्थान रखती है। नारीवाद जैसी विचारधारा एक सम्मानित स्थान रखती है। नारीवाद जैसी विचारधारा एक सम्मानित स्थान रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक मूल्यों पर सर्वाधिक प्राचीनतम चर्चा जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक मूल्यों पर सर्वाधिक प्राचीनतम चर्चा जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक मूल्यों पर सर्वाधिक प्राचीनतम चर्चा यूनान में देखी गई। प्लेटो को संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम प्लेटो को संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम राजनीतिक विचारक माना गया। प्लेटो को संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर माना गया। उन्होंने भी अपनी विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से महिला अधिकारों की जोरदार वकालत की। उन्होंने भी अपनी विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से महिला अधिकारों की जोरदार वकालत की। महिला अधिकारों की जोरदार वकालत की। महिला अधिकारों की जोरदार वकालत की। वहीं अरस्तू जैसे राजनीतिक विचारक वहीं अरस्तू जैसे राजनीतिक विचारक वहीं अरस्तू जैसे राजनीतिक विचारक महिला अधिकारों के विरोधी पाए गए। महिला अधिकारों के विरोधी पाए गए। महिला अधिकारों के विरोधी पाए गए। जैसे जैसे राजनीति विज्ञान की दुनिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे राजनीति विज्ञान की दुनिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे राजनीति विज्ञान की दुनिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे राजनीति विज्ञान की दुनिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे महिला वर्ग के अधिकारों ने राजनीतिक विचारकों को अपनी ओर आकर्षित किया। महिला वर्ग के अधिकारों ने राजनीतिक विचारकों को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षण के इसी पर्यावरण में आकर्षण के इसी पर्यावरण में आकर्षण के इसी पर्यावरण में नारीवाद जैसी विचारधारा का जन्म हुआ। आकर्षण के इसी पर्यावरण में नारीवाद जैसी विचारधारा का जन्म हुआ।
है ना। तो ये आपको बता के चलना पड़ेगा कि आपको ये बताना आना चाहिए कि राजनीतिक मूल्यों की सर्वाधिक प्राचीनतम जो चर्चा है आपको यूनान में दिखाई पड़ती है। और अगर आप पॉलिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो उसी के अंतर्गत आपको क्या मिलते हैं, अधिकार भी आपको मिलते हैं। और उन्हीं अधिकारों के आलोक में क्या है, महिला वर्ग के अधिकारों को भी कहीं ना कहीं आपको क्या है, कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। अगर आप प्लेटो की एडुकेशन पॉलिसी को कैलकुलेट करेंगे या प्लेटो का जो आपका आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत है उसको भी आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो प्लेटो महिला वर्ग के अधिकारों के विरोधी नहीं पाएंगे। जबकि प्लेटो के जो आपके शिष्य अरस्तु वो महिला वर्ग के अधिकारों के विरोधी पाए गए हैं। तो ये चलता रहेगा। मैंने वही आपको लिखाया कि जैसे जैसे राजनीति विज्ञान की दुनिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया तो कई बार लोग आपको ऐसा व्यवहार करते हुए नजर आएंगे कि महिला वर्ग के अधिकारों का समर्थन करेंगे, और कई बार लोग अपना व्यवहार ऐसा लेकर के आएंगे कि महिला वर्ग के अधिकारों के क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। ऐसे में एक सेपरेट जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपके एक पृथक विचारधारा है, उसकी आवश्यकता महसूस की गई, और वही विचारधारा क्या आपका नारीवाद। नेक्स्ट पैराग्राफ। नारीवाद जैसी विचारधारा, नारीवाद जैसी विचारधारा पृथक तौर पर यह जिम्मेदारी लेकर चलती है। नारीवाद जैसी विचारधारा पृथक तौर पर, नारीवाद जैसी विचारधारा पृथक तौर पर यह जिम्मेदारी लेकर चलती है कि महिला वर्ग के, कि महिला वर्ग के अधिकारों की वकालत की जाए, कि महिला वर्ग के अधिकारों की वकालत की जाए, कि महिला वर्ग के अधिकारों की वकालत की जाए। कुल मिलाकर यह विचारधारा, कुल मिलाकर यह विचारधारा पुरुष प्रधान सोच को, कुल मिलाकर यह विचारधारा पुरुष प्रधान सोच को यह एहसास कराने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर यह विचारधारा पुरुष प्रधान सोच को यह एहसास करवाकर चलती है, यह एहसास करवाकर चलती है कि महिला वर्ग भी अधिकारों से संपन्न होने का विषय है, कि महिला वर्ग भी अधिकारों से संपन्न होने का विषय है, कि महिला वर्ग भी अधिकारों से संपन्न होने का विषय है। महिला तथा पुरुष के मध्य, महिला तथा पुरुष के मध्य, महिला तथा पुरुष के मध्य भेदभाव करने का, महिला तथा पुरुष के मध्य भेदभाव करने का कोई औचित्य बनता नहीं। औचित्य, महिला तथा पुरुष के मध्य भेदभाव करने का कोई औचित्य बनता नहीं, कोई औचित्य बनता नहीं। यदि किसी राज्य कोमा समाज का, यदि किसी राज्य कोमा समाज का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, यदि किसी राज्य कोमा समाज का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, तब पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग को भी अधिकार देने होंगे, तब पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग को भी अधिकार देने होंगे।
प्रतिफल, प्रतिफल सामूहिकता, प्रतिफल सामूहिकता, कलेक्टिवनेस, प्रतिफल सामूहिकता का एक भाव पैदा होगा, प्रतिफल सामूहिकता का एक भाव पैदा होगा, जिससे राज्य कोमा समाज को, जिससे राज्य कोमा समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा, जिससे राज्य कोमा समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। भाई बात आ रही होगी समझ में? अगर आप केवल पुरुष वर्ग को ही अधिकार संपन्न करते रहेंगे और महिला वर्ग को घर की चार दीवारी का विषय बनाते रहेंगे, ऐसे में राज्य तथा समाज के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। राइट? अगर आप वाकई में किसी राज्य या समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको सामूहिकता का भाव देना पड़ेगा। पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला को भी अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अधिकार संपन्न होते हुए राज्य तथा समाज के विकास में पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और राज्य तथा समाज के विकास को सुनिश्चित करें। मैंने इसलिए यहां लिख करके दिखाया कि पुरुष प्रधान को एक संदेश दे, पुरुष प्रधान जो आपकी सोच है उसको एक संदेश देने की कोशिश में कौन? आपका नारीवाद है। पुरुष वर्ग के अधिकारों का विरोध नहीं करेगी बल्कि पुरुष वर्ग के अधिकारों का सम्मान करते हुए महिला वर्ग को क्या है? अधिकार दिलवाए जाने की बातें करेगी। ठीक है, जो नारीवाद कह रहा है उसके अनुसार एक महान व्यक्तित्व है, उनका जिक्र करना आप क्या काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लिखेगा इसी पैराग्राफ में, नारीवाद जैसी विचारधारा के उद्देश्य को समझने के पश्चात, नारीवाद जैसी विचारधारा के उद्देश्य को समझने के पश्चात, नारीवाद जैसी विचारधारा के उद्देश्य को समझने के पश्चात स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा को याद करना आवश्यक हो जाता है। स्वामी विवेकानंदा को याद करना आवश्यक हो जाता है। स्वामी विवेकानंदा को याद करना आवश्यक हो जाता है, जिन्होंने महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया था, जिन्होंने महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया था, जिन्होंने महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे 1000 अशिक्षित पुरुष, उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे 1000 अशिक्षित पुरुष, लिख लेना है, कई बार हिंदी में लिखा नहीं जाता है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे 1000 अशिक्षित यानी कि इलिटरेट अशिक्षित पुरुष तथा 5000 शिक्षित महिलाएं, तथा 5000 शिक्षित महिलाएं, सॉरी रुको, उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे 1000 शिक्षित पुरुष तथा 500 तथा 500 शिक्षित महिलाएं
शिक्षित महिलाएं देने का कार्य करेगा, तब मैं 500 शिक्षित महिलाओं के विकल्प को चुनूंगा। तब मैं 500 शिक्षित महिलाओं के विकल्प को चुनूंगा, क्योंकि इन्हें साथ लेकर क्योंकि इन्हें साथ लेकर किसी भी समाज का विकास क्योंकि इन्हें साथ लेकर किसी भी समाज का विकास क्योंकि इन्हें साथ लेकर किसी भी समाज का विकास करना काफी आसान होगा। काफी आसान होगा। अपने इस दृष्टिकोण के संदर्भ में अपने इस दृष्टिकोण के संदर्भ में अपने इस दृष्टिकोण के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद नारीवादी दिखाई पड़े। स्वामी विवेकानंद नारीवादी दिखाई पड़े। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ये तो क्या ठीक बात है कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रह्मो समाज आपको नजर आएगा, आर्य समाज आपको नजर आएगा। ब्रह्मो समाज ने भी महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया, आर्य समाज ने भी महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा का सबसे बेहतरीन समर्थन किया। रामकृष्ण मिशन की ओर से जो आपके स्वामी विवेकानंदा हैं, इन्होंने भी महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। लेकिन इन्होंने ये क्यों कहा कि अगर मेरे सामने आप दो प्रकार के विकल्प रखने की बात करोगे, एक तरफ क्या है 1000 अशिक्षित पुरुष और एक तरफ क्या 500 शिक्षित महिलाएं, तो मैं 500 शिक्षित महिलाओं के विकल्प को चुनना चाहूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मानना था कि एक लड़की या महिला, आप जो भी कहना चाहें, उसको शिक्षित करने का मतलब ये है कि आप एक साथ दो परिवारों को शिक्षित कर रहे हो। एक परिवार वो जिसमें उसका जन्म हुआ है और एक परिवार वो जिस परिवार के साथ उसका वैवाहिक संबंध स्थापित होना है। और अगर इस बात को आप पूरे समाज में कैलकुलेट करने की बात करोगे, महिला शिक्षा की व्यापकता को दिखाने की बात करोगे, तो कहते हैं कि शिक्षित महिलाओं को साथ लेकर के किसी भी समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना क्या है, मोर कन्वीनियंट है, काफी ज्यादा क्या है, आसान। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्वामी विवेकानंदा भी अपने आप में क्या है, नारीवादी। और आज के बाद आप ये बात याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति महिला अधिकारों के समर्थन में है, इसका मतलब क्या है कि वो नारीवादी है। नारीवादी होने के लिए आपको फीमेल होने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेल भी क्या हो सकता है, नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट हो सकता है। और नंबर किसका है? महात्मा गांधी। तो क्या लगता है कि महात्मा गांधी नारीवादी हैं? हैं? कैसे हैं? समझाओ मुझे थोड़ा। समझाओ भाई। समझाओ। अब मैंने पूरा नारीवाद आपको अच्छे से समझा दिया है। शुरुआत में एक अच्छा कंटेंट आपके पास आ गया है। अब महात्मा गांधी को नारीवादी आपको प्रमाणित करके चलना है। तो महात्मा गांधी को एक नारीवादी के रूप में प्रमाणित कैसे किया जाए? देखो, महात्मा गांधी पर हमेशा से गंभीर आरोप लगते रहे कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के संदर्भ में जो कर्तव्य हैं उनका पालन उचित प्रकार से नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति को महिला अधिकारों की वकालत करना
या महिला अधिकारों पर कोई चर्चा करना ठीक नहीं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी इन बातों का आपके सामने रखा होगा कि महात्मा गांधी के पास सबसे बड़ा चुनाव तो यही था कि उनकी एक व्यक्तिगत फैमिली है, और अपनी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में जो भी उनके पास रेस्पेक्टिव ड्यूटीज रही हैं, वो उनको क्या है, पूरा कर सकते थे। अगर वो उनको पूरा करते तो ना तो आज आप उनको महात्मा कहते, और ना ही उनको क्या कहा जाता, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता। तो महात्मा अपने आप को कहलवाना और अपने आप को राष्ट्रपिता कहलवाना, इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में कुछ सैक्रिफाइसेस तो क्या है, दे करके चलने पड़ेंगे। भले ही आप महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर कितने भी गंभीर आरोप लगाते रहें, लेकिन महात्मा गांधी की पत्नी ने अपने ही पति पर अर्थात महात्मा गांधी पर कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया। हम देखते रहते हैं कुछ कहानियां अलग अलग प्रकार की आती रहती हैं, आपको उन कहानियों को तो खैर आप लिख भी नहीं पाएंगे, है ना, नहीं लिख पाएंगे। महिलाओं के संदर्भ में महात्मा गांधी की आलोचनाएं इस बात को लेकर के की जाती हैं कि उनके आश्रम में कई सारी महिलाएं रहा करती थी, है ना, और उन महिलाओं के साथ जो महात्मा गांधी के संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के कई बार नकारात्मक टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमको ये बहुत ज्यादा क्या लगता है, गलत लगता है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी व्यक्ति का सामना ना कर पाओ तो उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दो, उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दो, है ना। भाई जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो बात खराब हो जाएगी। तो महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि अगर आपके व्यक्तित्व की आलोचनाएं नहीं हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपका व्यक्तित्व है वो अत्यंत ही क्या है, साधारण प्रकृति का है। आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलियों में आपकी चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में भले ही आपकी आलोचना ही क्यों ना शामिल हो, इसका मतलब यह है कि आपकी जो उपस्थिति है वो दर्ज हो रही है, लोग जान पा रहे हैं कि कोई है। बात को समझना। तो ये आरोप तो खैर हम नहीं लगाएंगे महात्मा गांधी पर। और वैसे भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास में आपको बताया होगा कि महात्मा गांधी के जीवन में जो तमाम प्रकार की सफलताएं हैं, उन सफलताओं के संदर्भ में महात्मा गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनका योगदान भी आपको जोड़ करके चलना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी का एक अच्छा समर्थन किया। अगर वो महात्मा गांधी को पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के संदर्भ में लगातार प्रेशराइज करते रहती, तो महात्मा गांधी अपने जीवन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खर्च नहीं कर पाते, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते रहते। तो अगर कस्तूरबा गांधी का ही महात्मा गांधी के संदर्भ में इतना सकारात्मक सहयोग आपको दिखाई पड़ता है, तो अगर पत्नी ही विरोध में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि महात्मा गांधी नारीवादी हैं। आज के समय में कोई कर देगा सहयोग? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी, बड़ा मुश्किल है। यहां तो हम एक एक घंटे के हिसाब से काम करते हैं। शाम को अगर ऑफिस में रहेंगे तो 5 बजा, अगर 4:55 हो रहा है, निकल लेते हैं, है ना। तो किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए अच्छा कार्य करना, और जो आपका कार्य का समय है उससे अधिक होकर के कार्य करके जाना, ये हर कोई नहीं करता। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी बात हम आपको बताते हैं, महात्मा गांधी ने एक बड़े मुद्दे को उस समय उठाया था, और आज के समय में तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हमको काफी दुख भी होता है और काफी नाराजगी भी रहती है। कई बार कुछ करने का मन भी करता है, लेकिन जो कुछ करने का मन करता है वो थोड़ा नकारात्मक है। जिस तरीके से भारत में चारों तरफ आप
फीमेल करैक्टर के संदर्भ में ये देख पा रहे हैं कि भावना असुरक्षित होने की हो चुकी है। अभी हम लास्ट सैटरडे आपको इस नाते नहीं पढ़ाए थे क्योंकि हमको अपने घर जाना था। हम अपने घर की ओर जा रहे थे तो हमको मुरादाबाद से अपने घर के लिए एक बस लेनी होती है। तो बस में थे। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। तो बस में जितने कैंडिडेट्स आपके मेल्स थे उससे ज्यादा कहीं आपके फीमेल्स। सर आवाज नहीं आ रही। तो उनको देख करके हमको काफी अच्छा लगा कि समाज, समय और वक्त सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक, उनके गार्जियन में से कोई एक हमको दिखाई पड़ा, जबकि कायदे में उनको साथ में नहीं होना चाहिए। अगर कायदे के तौर पर देखा जाए तो गार्जियन को साथ होने की आवश्यकता क्यों क्यों है, लेकिन भावना क्या है, असुरक्षित होने की। इसलिए जो गार्जियंस हैं वो रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे, 5 बजे, है ना, बसों में घूम रहे हैं ताकि लड़कियां आगे बढ़ पाए, ताकि एग्जामिनेशन में क्या है, अच्छा पार्टिसिपेशन आ पाए। ये बड़ा जरूरी है। तो उनको देख करके मुझे अच्छा भी लगा, और ये देख करके कि सुरक्षा के इंतजाम भी साथ ही साथ है, देख करके काफी बुरा भी लगा। यानी कि हम आजादी प्राप्त तो कर लिए हैं, लेकिन यही गांधी जी आपको समझाना चाहते थे। उनका नारीवाद होने का एक बड़ा मतलब क्या है कि पत्नी की ओर से भरपूर सहयोग। और दूसरी बात क्या है कि महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के धरातल के संदर्भ में अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की आजादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे लोग यहां से चले जाएं। भारत अपनी वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक आजादी उस दिन प्राप्त करेगा जिस दिन कोई लड़की, महिला रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर जा रही होगी और कोई उसको खतरा नहीं पहुंचाएगा। क्या संभव है आज के डेट में? सर मुझे कुछ बोलना है। अभी हाँ बोलिए, चलिए कोई बात नहीं, पहले आपकी बात सुन सर लेते। मैं सर आपने बोला आलोचना होती है, और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ बागपत से। जी ऑफलाइन थी, अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। जी। यूपीपी एग्जाम देने के लिए आई थी। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की, पोस्ट ग्रेजुएट होकर मैंने ये सब सोचा करने का, अब तक घर पर थी नहीं कर पाई। तो उसी आलोचना का मुझे सामना करना पड़ा। जब मैं यहाँ 22 तारीख में घर पर आई हूँ तो इतनी आलोचना मेरी हुई है कि यही, शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा। ये सब चर्चा मुझे सुनने को मिली कि मैं कोर्ट मैरिज कर कर भाग गई हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जिससे मेरी फैमिली बहुत, मदर है वो, मेंटली डिस्टर्ब हुई। थोड़ा सुनकर मुझे भी 1-2 दिन के लिए मैं भी डिस्टर्ब हुई। तो ये बातें सिर्फ किताबों में है, इसे अपने समाज में लाने के लिए अरे कोई कैसे कुछ हो गए क्यों नहीं करता। मैं समझ गया, मैं आपकी दुविधा, आपका कष्ट समझ रहा हूँ। ऐसा तो उसमें दुखी होने की क्या बात है? नहीं सर, दुखी नहीं, अब पहले अब सहने आप की बात बोलेंगे, है ना नहीं, महिला। अब आप बोलेंगे नहीं, इसमें दुखी होने की क्या जी बात? आप मुझे जानते हैं, सभी लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मेरे गांव में भी एक चर्चा है कि मेरे पास 2 लड़के हैं जिनको लेकर के मैं कभी घर नहीं जाता। हमारे माता पिता बड़े दुखी होते हैं कि बताओ, गांव वाले इस तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाते हो। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा है क्या? अरे जो चीज नहीं है, है ना, लोग उसके होने के बारे में बात कर रहे हैं।
तो आपको तो खुशी महसूस करनी चाहिए। इनको अगर ऐसा कह करके अच्छा लगता है तो कहने दो, अच्छी बात है? हाँ नहीं, अलग का मतलब क्या, अगर उनका आरोप ये है कि भाई इस तरीके से, कई बार क्या होता है ना, गांव का समाज आज भी ऐसा ही बना हुआ है। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो आपको अलग अलग प्रकार के जो आपके नेगेटिव कमेंट्स हैं उनके थ्रू आपको दबाने की, आपको परेशान करने की कोशिश वो करता है। तो हमारे ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, है ना। और ऐसे आरोप मेरे और आपके ऊपर नहीं, ना जाने कितने लोगों के ऊपर लगते होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास संतानें नहीं है, उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि संतानें हैं, तो इससे अच्छी बात और है क्या? मैं तो अपने माता पिता को यही समझाता हूँ कि जो चीज नहीं है, निकट भविष्य में होनी है या आनी है, अगर उस चीज के होने का प्रमाण लोग आज देते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है, तो इससे अच्छी बात और क्या है? आपको तो अच्छा महसूस करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की आलोचनाओं से आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं वही आपको बता रहा था कि लोग गिराने के लिए, कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, और इस प्रकार के एलिगेशंस आते रहते हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठहराव के साथ इनका सामना करने की आवश्यकता होती है। बातें किताबों में नहीं है। समझदार लोग समझदार होते भी हैं, लेकिन अभी जो आपका ग्रामीण परिवेश है और जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो वैसे भी काफी कंट्रोवर्शियल ज्योग्राफिकल रीजन माना जाता है। वहां लड़की अगर बाहर पढ़ने के लिए निकलेगी, तो आसपास के लोगों को काफी कष्ट होगा। अब उसको कमजोर कैसे बना जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास यही एक एलिगेशन है, इसी प्रकार के आरोप हैं। तो इसी प्रकार के आरोप के धरातल पर क्या है, वो आपको, आपके परिवार को क्या, कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ताकत आपको दिखानी है। मैंने अपना ही उदाहरण आपको दे दिया। मैं तो अच्छा महसूस करता हूं, कहने दो। अब किस किस को आप रोकोगे? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं एक उदाहरण और आपको देता हूं। यहाँ क्लासेस से जाने के बाद अगर मैं अपने रूम में बैठ करके थोड़ा आराम करूंगा, और अकेडमीज वालों का जो फोन आता, फोन रिसीव नहीं करूंगा, तो वो यही सोचते हैं कि कहीं और पढ़ा रहा हूं। परेशान हो जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। तो बेवजह अगर कोई परेशान होता है, तो आप उसको कहां तक संभालोगे? अगर आपको बेवजह परेशान होना ही है, तो आप परेशान होते रहें। वक्त, सफलता और आपका शांत रहना, ये एक दिन सभी को पाक साफ संदेश दे ही देता है। अगर आप शांत रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, अपने परिवार वालों को, बल्कि आपको तो उनका सहारा बनना चाहिए कि भाई आप पढ़ी लिखी हैं, बाहर आई हैं, या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करने जा रही हैं, तो आपका फिर अब आपका बड़ा कर्तव्य बनता है कि माता पिता को संभाल के चलें, और उनको ये समझा के चलें कि इस प्रकार की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये बातें छोटी मोटी हैं, बात खत्म होगी। व्यक्तित्व में सच्चाई है, ईमानदारी है, पवित्रता है, तो उसको बाहर आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, है ना। कहते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, या आपके व्यवहार के माध्यम से दिख ही जाता है। उनको कहना है, आप उनको कहने दीजिए। ये दुनिया है, समाज है, ना जीने देता है, ना मरने देता है, बीच में टांग करके रखता है। अब तय आपको करना है कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना। हाँ जी, बिल्कुल समाज। मैं अगर आप ही के साथ बाहर खड़ा होकर 2 मिनट बात कर लूं, तो पूरे करणपुर में प्रचार हो जाएगा 2 मिनट में ही, कि संबंधित व्यक्ति संबंधित लड़के के साथ खड़ा होकर बात कर रहा है। भाव चाहे मेरा कुछ भी हो, लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा? वही जो उनके दिमाग में छपा हुआ है। कब तक रोकोगे किसी को? तो मुझे अगर आपसे कोई बात करनी है, तो मैं तो करूंगा ही, मुझे करनी चाहिए। अरे बात समझ में। तो दूसरों के डर से अगर मैं आपसे बात करना छोड़ दूं, आपको समझाना छोड़ दूं, तो ये तो बेकार की बात है। जिनको जो कहना है उनको कहने तो, वो अपनी परेशानी में ही घिर जाएंगे। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है।
किसी को बेवजह रुलाना, किसी को बेवजह परेशान करना और किसी पर बेवजह आरोप लगाना, ठीक है, इसके प्रतिफल में आपको निष्कर्षों का सामना करना पड़ता है। शांत रहिए, बस आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। अक्टूबर में आपका यूपी पीसीएस है, आराम से उस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कीजिएगा, अच्छा करके आइएगा। जब सफलता प्राप्त हो जाएगी सभी को जवाब मिलेगा, और जो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको अपनी शादी में इनवाइट जरूर करना कि आ जाओ भैया देख लो, है ना। तो चलो महात्मा गांधी के बारे में लिख लेते हो, और परेशान मत होना, ऐसी परेशानियों में फंसोगे तो फिर जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। लिखो। महात्मा गांधी, अगला पैराग्राफ है ये, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। गांधीवाद जैसी अपनी विचारधारा के माध्यम से, गांधीवाद जैसी अपनी विचारधारा के माध्यम से, गांधीवाद जैसी अपनी विचारधारा के माध्यम से गांधीवाद जैसी अपनी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन पर गंभीर प्रहार किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन पर गंभीर प्रहार किया। अपने पारिवारिक जीवन को राजनीतिक रूप देते हुए, अपने पारिवारिक जीवन को राजनीतिक रूप देते हुए, अपने पारिवारिक जीवन को राजनीतिक रूप देते हुए, अपने पारिवारिक जीवन को राजनीतिक रूप देते हुए उसका अधिकांश भाग भारत की आजादी के लिए खर्च किया। उसका अधिकांश भाग भारत की आजादी के लिए खर्च किया। उसका अधिकांश भाग भारत की आजादी के लिए खर्च किया। भारत की आजादी के लिए खर्च किया। ऐसे में कस्तूरबा गांधी के सहयोग को याद करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कस्तूरबा गांधी के सहयोग को याद करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कस्तूरबा गांधी के सहयोग को याद करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कस्तूरबा गांधी के सहयोग को याद करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक दायित्वों के संदर्भ में या पारिवारिक कर्तव्यों के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक कर्तव्यों के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक कर्तव्यों के संदर्भ में महात्मा गांधी पर कभी भी अनैतिक दबाव नहीं बनाया। महात्मा गांधी पर कभी भी अनैतिक दबाव नहीं बनाया। महात्मा गांधी पर कभी भी अनैतिक दबाव नहीं बनाया। कस्तूरबा गांधी का महात्मा गांधी के प्रति ऐसा समर्पण, कस्तूरबा गांधी का महात्मा गांधी के प्रति ऐसा समर्पण महात्मा गांधी को एक नारीवादी
महात्मा गांधी को एक नारीवादी प्रमाणित करने में सक्षम है। महात्मा गांधी को एक नारीवादी प्रमाणित करने में सक्षम है, कैपेबल है। वहीं दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में वहीं दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए वहीं दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था 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 कि भारत की आजादी का मतलब भारत की आजादी का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, कि भारत की आजादी का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, कि भारत की आजादी का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि भारत की आजादी का वास्तविक मतलब महिला वर्ग के सम्मान, अधिकारों की रक्षा के साथ भी है। महिला वर्ग के सम्मान, अधिकारों की रक्षा के साथ भी है। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन उन्होंने कहा कि मैं उस दिन भारत को वास्तविक तौर पर उन्होंने कहा कि मैं उस दिन भारत को वास्तविक तौर पर स्वतंत्र मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन भारत को वास्तविक तौर पर स्वतंत्र मानूंगा जिस दिन कोई महिला रात्रि के 12 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए रात्रि के 12 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी। तो एक डिस्कशन आपका क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। एक हेडिंग बनाइए। महात्मा गांधी भविष्य की राह। महात्मा गांधी भविष्य की राह। इसमें जो आपको चर्चा करनी है वो चर्चा आपको करनी है राम राज्य के सिद्धांत की। राम राज्य के सिद्धांत।
है ना। और हम आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी का जो राम राज्य का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को लेकर के महात्मा गांधी पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए। और गंभीर आरोप इस बात को लेकर के लगाए गए कि महात्मा गांधी अपने राम राज्य के सिद्धांत के माध्यम से अराजकतावाद, यानी कि समाज में क्या लाना चाहते हैं, अनारकी, अनारकी लाना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं। अब ये हमें समझना होगा और हर बात को हमें क्या अच्छे से थोड़ा प्रमाणित करके चलना होगा। पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैं आपको देना चाहूंगा, उसके बाद में फिर बोर्ड के थ्रू उसको समझाऊंगा, फिर एक एक बात आपको हम नोट डाउन करवा देंगे। पहले थोड़ा आप लिखेंगे, ठीक है। और रामराज्य जैसा सिद्धांत, रामराज्य जैसा सिद्धांत महात्मा गांधी का भविष्य आधारित एक सपना रहा। महात्मा गांधी का भविष्य आधारित एक सपना रहा। अपने रामराज्य के सिद्धांत के संदर्भ में महात्मा गांधी, अपने रामराज्य के सिद्धांत के संदर्भ में महात्मा गांधी, अपने रामराज्य के सिद्धांत के संदर्भ में महात्मा गांधी, अपने रामराज्य के सिद्धांत के संदर्भ में महात्मा गांधी कल्पनावादी नजर आए, कल्पनावादी नजर आए। लेकिन अपने इस सिद्धांत के माध्यम से, लेकिन अपने इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने वर्तमान समय के राज्यों को, उन्होंने वर्तमान समय के राज्यों को यह समझाने का प्रयास किया, वर्तमान समय के राज्यों को यह समझाने का प्रयास किया, वर्तमान समय के राज्यों को यह समझाने का प्रयास किया कि आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, कि आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। उनका रामराज्य का सिद्धांत, उनका रामराज्य का सिद्धांत लोगों को भी, उनका रामराज्य का सिद्धांत लोगों को भी वर्तमान संदर्भ में यह समझाने की कोशिश कर रहा है, वर्तमान संदर्भ में यह समझाने की कोशिश कर रहा है, वर्तमान संदर्भ में यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनका पारस्परिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि उनका पारस्परिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि उनका पारस्परिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत को समझने के पश्चात, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत को समझने के पश्चात, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत को समझने के पश्चात यह कहने में कोई समस्या नहीं, यह कहने में कोई समस्या नहीं कि वो समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाने की कोशिश में थे, कि वो समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाने की कोशिश में थे, कि वो समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाने की कोशिश में थे।
किसी भी समाज में पनपने वाले अनावश्यक संघर्ष, किसी भी समाज में पनपने वाले अनावश्यक संघर्ष, किसी भी समाज में पनपने वाले अनावश्यक संघर्ष समाज के विकास के प्रतीक नहीं होते, समाज के विकास के प्रतीक नहीं होते, बल्कि समाज के विनाश के प्रतीक होते हैं, बल्कि समाज के विनाश के प्रतीक होते हैं। अब समझते हैं, देखो, वही तो हम आपको कहते रहते हैं ना कि अपने अपनी जातियों को लेकर के आपस में टकराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति की गहराई समझना और उसे प्रमाणित करना एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती। आपने अपने धर्म को लेकर के आपस में टकराने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। बेवजह अगर आपस में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के टकराव होते रहेंगे तो समाज में अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज का विकास क्या होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, अवरुद्ध होगा। अगर आप समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक बढ़िया और सटीक तरीका यह होता है कि लोगों के मध्य पारस्परिक सहयोग का धरातल उसके लिए लोगों का नैतिक होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। नैतिकता के बिना लोगों के मध्य पारस्परिक सहयोग कभी भी नहीं आ सकता। गांधी जी क्या है, क्या कह रहे हैं, देखिए। गांधी जी कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई क्या लिया, स्टेट, राज्य, और इस स्टेट को आपने क्या दी, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य बनाते रहिए साथ साथ। अब जो राजनीतिक मूल्य आपने दिए उसमें क्या है, अधिकार है, मान लीजिए, और क्या है, शक्तियां हैं। तो जब आप इन अधिकार और शक्तियों को आपस में जोड़ के चलेंगे तो स्टेट को बड़ी आसानी के साथ क्या पाएंगे, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जब आप इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष, है ना, एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है, अधिकार शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, जब आप ऐसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष जनमानस को रखने की बात करेंगे तो जनमानस क्या है, शोषित होने का विषय बन जाता है। ये उनका आरोप था, एलिगेशन था। जनमानस क्या, शोषित होने का विषय बन जाता है, शोषित होने का विषय बन जाता है। ये उन्होंने आरोप लगाया था एक प्रकार। बना, इसका बनाओ पैराग्राफ पहले। महात्मा गांधी ने राज्य संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए एक गंभीर चिंता व्यक्त की। महात्मा गांधी ने राज्य संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए
महात्मा गांधी ने राज्य संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए एक गंभीर चिंता व्यक्त की। अपनी इस गंभीर चिंता के माध्यम से अपनी इस गंभीर चिंता के माध्यम से उन्होंने ऐसे राज्य पर अपनी इस गंभीर चिंता के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे राज्य पर गंभीर आरोप लगाए जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर व्यवहार करता है, जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर व्यवहार करता है, जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर व्यवहार करता है, नाना प्रकार के अधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग करता है, नाना प्रकार के अधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग करता है, नाना प्रकार के अधिकार कोमा शक्तियों का प्रयोग करता है, नाना प्रकार के अधिकार कोमा शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने ही लोगों का शोषण कर बैठता है, और अपने ही लोगों का शोषण कर बैठता है। हालांकि राजनीति विज्ञान की दुनिया में हालांकि राजनीति विज्ञान की दुनिया में हालांकि राजनीति विज्ञान की दुनिया में मानव के विकास के संदर्भ में हालांकि राजनीति विज्ञान की दुनिया में मानव के विकास के संदर्भ में उस राज्य को सर्वोच्च संस्था माना गया, उस राज्य को सर्वोच्च संस्था माना गया जिस राज्य का महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे, जिस राज्य का महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे। जिस राज्य का महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे, अब जब विरोध कर ही दिया है, देखो ऐसे ही, अब जब विरोध कर ही दिया है तब नया विकल्प भी देना था। अब जब विरोध कर ही दिया है तब नया विकल्प भी देना था। अब जब विरोध कर ही दिया है तब नया विकल्प भी देना था। अब जब विरोध कर ही दिया है तब नया विकल्प भी देना था। वही नया विकल्प उनका राम राज्य का सिद्धांत बना। वही नया विकल्प उनका राम राज्य का सिद्धांत बना। वही नया विकल्प उनका राम राज्य का सिद्धांत बना। यहां से आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि यहीं से अब मार्क्सवाद स्टार्ट हो जाएगा। कल महात्मा गांधी का लास्ट डिस्कशन आपका होना है ना। पहले आप महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत को थोड़ा समझ लेंगे, और अगर महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत आपके समझ में आ जाता है तो फिर उनकी पूरी जो कनेक्टिविटी है वो मार्क्सिज्म के साथ हो जाएगी। और जब आप उनको मार्क्सवाद के साथ जोड़ने की बात करेंगे फिर आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि मार्क्सवाद के साथ उनकी क्या समानताएं हैं और मार्क्सवाद की उनकी क्या है असमानताएं। कल यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस हुआ किसी का क्लास में से?
नहीं हुआ? आपका नहीं था, आपने दिया था? अच्छा। कल मेंस का, सॉरी, आपका जो फाइनल रिजल्ट है पीसीएस का वो भी आ गया है। इसका मतलब क्या है कि कमीशन अब तेज गति के साथ व्यवहार करने वाला है। लोअर पीसीएस 2-4 दिनों में कभी भी आ सकता है ना? और 2 महीने में क्या करा लेगा आपका? प्रारंभिक परीक्षा करा लेगा, है ना? अगर चाहते हैं कि कम मेहनत के थ्रू आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, तो आपको लोअर पीसीएस पर अपना पूरा ध्यान आकर्षित कर लेना चाहिए। ठीक है, लिखना शुरू करो। जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। पर ये समझ लो, एक बार अगर लिखना आ गया ना अच्छे से, तो आप अधिकारी बन गए। अच्छे से मतलब बाकी लोगों से काफी ज्यादा है ना? जब कभी भी अपनी बातें मुख्य परीक्षा आधारित होकर के आप लिखने की बात करेंगे, तो ये थिंकर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमेशा आपको सहूलियत देंगे, हमेशा। इनको अच्छे से आपको समझना है, कैलकुलेट करना है, इन पर अपने विचार लाने हैं, इनको ऑब्जर्व करना है। और मुझे लगता है कि शाम को बाहर सड़क पे घूमने जाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप घर की छत पर चले जाएं, अपने आप से बात करना प्रारंभ करें। जैसे आप नारीवाद पढ़ा आपने, नारीवाद को पढ़ें, समझें और अच्छे से इस पे काम करें। और फिर शाम को छत पे जाके नारीवाद के बारे में चर्चाएं करो, अपने आप से ही बोलो, नारीवाद ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अगर वो काम करना आप प्रारंभ करेंगे तो फिर लिखना आपके लिए काफी ज्यादा क्या होगा, आसान हो जाएगा, है ना? बाकी देखो, जीवन में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा आते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कब किसको कैसे शांत करना है, इसका एक ही तरीका है कि आप शांत होकर के अपनी मेहनत करते रहे। राइट। उत्तराखंड पीसीएस में ही मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, लेकिन एक चर्चा आ रही थी। कोई फीमेल कैंडिडेट थी, उनको कई साल पीसीएस देते हुए हो गए, तो उनका हो नहीं रहा था। पीसीएस पीसीएस जे, पीसीएस पीसीएस जे दोनों एग्जाम देती थी, लो से ग्रेजुएट थी। तो बाद में उनका हुआ। तो जब वो आती थी जाती थी तो उनकी गली वाले ही उन पर कमेंट्स किया करते थे कि देखो ये जा रहे हैं अधिकारी, है ना? ऐसा होता है। तो जब वो बनी, उनका सिलेक्शन हुआ, तो उसी गली में उनके पिताजी ने ढोल बजवाया। उस दिन के लिए जियो, है ना? तो मेहनत करो, आगे बढ़ो बढ़िया तरीके से। बाकी डिस्कशन कल करते हैं।